नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रण लिया था कि जब तक गरीबों के आश्रयों की व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूजा ब्राह्मण भोज के साथ संपन्न किया गया। अब पूरा कार्य मुख्यमंत्री निवास से संचालित होगा। बता दें, शपथ ग्रहण के बाद से अस्थायी मुख्यमंत्री निवास पहुना को बनाया गया था और सभी शासकीय काम यहीं से संचालित हो रहे थे। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने राज्य सरकार के 3 महीने पूरे होने की बधाई दी। सीएम साय ने कहा कि पिछली सरकार में गरीब पीएम आवास का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। सरकार बनने के दूसरे दिन ही पीएम आवास का वादा उन्होंने पूरा किया है और गरीबों को उनका आशियाना दिलाया है, जिसके बाद खुद उन्होंने गृह प्रवेश का ये कार्यक्रम आयोजन किया है। अब सारे जो शासकीय काम है उनके इसी सीएम आवास से संचालित होंगे। आज वो भी एक उपलक्ष्य और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर तक के आए हैं। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद, विधायक, हमारे सारे नेतागण हैं और सब आशीर्वाद देने और साधु संत भी यहाँ पर आए। और राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में लगातार बैठक का दौर जारी है। रायपुर लोकसभा सीट को लेकर प्रत्याशी विकास उपाध्याय की कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 6 नामों पर मोहर लग चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की यह अहम बैठक हो रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तो 6 प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में मोहर लग गई है। रायपुर लोकसभा सीट को लेकर प्रत्याशियों की कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक है। प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुधीर वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुधीर, रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। क्या कुछ इस बैठक से सामने निकल कर आया है अब तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, खास करके राजधानी रायपुर की लोकसभा सीट जिसके प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय को बनाया गया है, वो लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। हम साथ ही साथ बीते दिनों जिस तरीके से कांग्रेस की पहली सूची आई थी, पहली सूची में केवल 6 नाम आए थे, बचे हुए 5 नाम अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई और जल्द से जल्द जो बचे हुए 5 नाम है उनको लेकर के सहमति बनेगी। और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से राजधानी रायपुर को लेकर के विकास उपाध्याय तमाम बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह थे उनमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव हमने देखने को मिला था। उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की बैठकें की जा रही है। जी, प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। कितने प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से अब तक घोषित किए जा चुके हैं और कितने उम्मीदवारों का नाम अभी भी घोषित होना बाकी है? जी, अगर देखा जाए अब तक 6 नाम सामने आए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है और राजधानी रायपुर से विकास उपाध्याय और साथ ही साथ और भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके नाम भी कहने के इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ अगर देखा जाए अब तक 5 नाम बचे हुए हैं, जिनको लेकर के लगातार बैठकें की जा रही है। बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता है उनको इस बार मौका देने का कार्य लगातार कांग्रेस कर रही है और साथ ही साथ नए जो नाम है उनको भी लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। अब बीते दिनों जिस तरीके से दीपक भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं नामों पर स्वीकृति देने का कार्य लगातार किया जाता है। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा की सिर्फ 2 ही सीटें हैं। ऐसे में चुनाव का जो समय है वो भी अब धीरे धीरे गुजर रहा है, बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में किस रणनीति के साथ कांग्रेस अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि जो तमाम जो योजनाएं कहीं ना कहीं अगर बात करें महतारी वंदन योजना की जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना जो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को देने की बात की, परंतु उस कांग्रेस ने लगातार जो विश्वास जो प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी उसको बढ़ाने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो कांग्रेस है, जो विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी, जो कहा जा रहा था कि जो आपसी मनमुटाव था और कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नेता वगैरह थे उनको कहीं ना कहीं जो रूठे को मनाने का कार्य लगातार इस बार लोकसभा चुनाव में लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वादे हैं हमने कल ही देखा जिस तरीके से कि जो मल्लिकार्जुन
सड़कें उन्होंने गारंटी वगैरह दी है देश के लोगों को, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस गारंटियों के माध्यम से इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस बिल्कुल सुधीर, ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती है और जनता कितना भरोसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों का इंतजार खत्म हुआ। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले 2 सालों के पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में उप मुख्यमंत्री अरुण साह की विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने मंडी प्रांगण में पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च के वर्चुअल कार्यक्रम में भी शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी की झोली में ही इस बार आएंगी। लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साह जी के साथ। जी, कांग्रेस जो है अपने पुराने नेताओं को बता रही है, आप किस तरह से टक्कर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है, घबराई हुई है और जो जनता से नकारे हुए लोग हैं उन्हें चुनाव के मैदान में उतारी है। तो कांग्रेस तो पहले से हार मान चुकी है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साह जी, जिनका कहना है कि पूरी 11 की 11 सीटें जिनकी झोली में होगी, इनके हाथ में होगी। योगिता साहू, TV27 बेमेतरा। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार मजदूर, युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बेहतर काम करने का दावा कर रही है। इसी बीच सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का 3 महीने पूरा होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, पहले तो 3 महीने पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी और गारंटी की सरकार है, हमने 3 महीने में वो काम किया है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं कर पाया। हमने 80% गारंटियाँ पूरी कर दी है, बड़े गारंटी पूरा कर दिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख लोगों का जो मकान देने की गारंटी हो उसको पूरा किया, चाहे 2 साल के हमारे पिछले कार्यकाल का जो धान का बोनस था किसानों का उसको पूरा किया। 21 कुंटल धान खरीदने का वादा हमने पूरा किया। 3100 रुपये के दर से एक मुश्त भुगतान करने का वादा पूरा किया। और साथ ही साथ जो हमारी माताओं बहनों को हमने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी दी 12,000 रुपये सालाना देने का, उसको भी हमने देकर प्रदेश के 70 लाख से ऊपर बहनों को मातृबंधन योजना के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ माननीय अटल जी के सपनों का बना है उसको संवारने का काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये महतारी वंदन के नाम पे जो है कई महिलाओं, लाखों महिलाएं वंचित है, उसे ठगने का काम किया है। किसानों को जिस तरह से 3100 रुपये देने के बात कहते लेकिन वो नहीं दिए, तो ठगने का काम किसानों से किया है। तो लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सिर्फ दिखावे की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका लाभ है वो लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है। अब कांग्रेस के लोगों का, उनके मति का हम क्या बोलें। कांग्रेस ने उनको इस विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 500 रुपये प्रति महीना माताओं बहनों को 6,000 सालाना देने का बात किया था। उनको तो घोषणा तक याद नहीं है कि उन्होंने कोई घोषणा की थी, कोई वादा किया था। आज हम 70 लाख से ऊपर बहनों को, माताओं को महतारी बंधन से लाभ दे रहे हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ है। आज हम किसान 24 लाख से ऊपर किसानों को 13,320 करोड़ एक मुश्त हमने दिया, वो क्या कांग्रेस को उसमें तकलीफ है? हमने 18 लाख लोगों को मकान दिया, उसमें कांग्रेस को तकलीफ है? हमने 2 साल का पिछला बोनस 3800 करोड़ रुपए किसानों को दिया,
क्या इसमें कांग्रेस को तकलीफ है? कांग्रेस केवल और केवल झूठ और फरेब और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली सरकार थी। उसकी नब्ज जनता समझ चुकी है। अभी आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को जनता किस कदर रास्ता दिखाएगी उसका अनुमान कांग्रेस को नहीं है। ये स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक महती एक व्यवस्था होती है सुदूर, किस तरह से उसे जो है बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? स्वास्थ्य की दिशा में पिछले 5 सालों में जो स्वास्थ्य का हालत था, जिस रसातल में चला गया था, एक प्रदेशवासियों को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है उससे उम्मीद है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी की सरकार है। हमने 5 संभाग में जो एम्स की तर्ज पे सिम्स खोलना था उस पर काम चालू कर दिया है। अंबिकापुर में हमने सिम्स के लिए सुपर स्पेशलिटी की अनुमति दे दिया है। सिम्स बिलासपुर में हमने 700 करोड़ का भवन के लिए मंजूरी दे दिया है। यहाँ मेकाहारा में हमने 700 करोड़ के साथ साथ 700 बेड का स्वीकृति दे दिया है। बस्तर हम जल्दी सुपर स्पेशलिटी चालू करने वाले हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ अपना एक विशेष स्थान बनाएगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने सरकार के पूरे 3 माह पूरा होने को लेकर बातचीत की। अलग अलग विषयों पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर आयाम है, वो गढ़ता दिखाई देगा। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयुक्तों को लेकर जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम पर फैसला आ गया है। चुनाव आयुक्तों की बैठक खत्म हो गई है। 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें केरल के ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे, पंजाब के बलविंदर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 चुनाव आयुक्तों के नाम पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और दोनों नए चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा हो चुकी है। केरल के ज्ञानेश कुमार, पंजाब के बलविंदर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। 2 नए चुनावों के आयुक्तों के नाम की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर बैठक चल रही थी, दोनों नाम सामने आ चुके हैं। केरल के ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के जो ज्ञानेश कुमार हैं वो नए चुनाव आयुक्त होंगे। पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा हो गई है। कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा था, जिसमें दोनों नाम सामने आ गए हैं। कौन कौन से वो नए नाम हैं? बिल्कुल बेशक, देखिए 2 नामों पे लगातार चर्चा चल रही थी और 2 नाम तय कर लिए गए हैं। एक केरल के ज्ञानेश कुमार हैं, दूसरे पंजाब से के सुखविंदर सिंह संधू। ये 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो 1988 बैच के IAS अफसर है, केरल कैडर से आते हैं और उन्होंने कई दिनों तक सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए थे। उससे पहले उन्होंने कई अलग अलग मंत्रालय में काम कर चुके हैं। उसके अलावा ये अलग अलग मंत्रालय के अलावा साथ ही साथ जब सबसे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे, जब धारा 370 हटाई गई थी गृह मंत्रालय में ये पदोन्नत होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बने थे। तो कहने के 2 बड़े नामों के ऐलान हुए हैं, जो सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार अब चुनाव आयुक्त है। और इससे साफ हो जाता है कि आने वाले समय में कल या परसों में जो चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान अब कर सकता है, क्योंकि लगातार 2 पद खाली थे, क्योंकि एक चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट हो गई थी और एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिए थे। उस वजह से वो पद खाली थी और उस पद की पूर्ति आज जो सोर्सेज बता रहे वो पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में अब कल या परसों दोनों दिनों में कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के नए चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिल्कुल पंकज, अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा हो चुकी है। केरल के ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे और दूसरे पंजाब के सुखविंदर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। उम्मीद लगाई जा रही है अब लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान का रास्ता साफ हो गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च किया। PM मोदी ने वर्चुअली संबोधन यहां पर किया। पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन में रखा गया था, जहां पर मुख्य अतिथि कुरूद विधायक अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, प्रदेश में सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार भी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेसियों के पास अब चुनाव लड़ने का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है।
देखिए आज बहुत अच्छा लगा। आज इस जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहला मेरा दौरा है और दौरा एक विशेष दिवस पे हुआ। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वंचितों के लिए आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और आज 720 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको दुनिया की कोई सोच नहीं सकता। उनको सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हर गरीबों के बारे में, पीड़ित के बारे में, दलितों के बारे में, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। अब सीधे आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, आपको दिखवाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे श्री राम जी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें। निवेदन है आयुक्त विमानन कि वे श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें। साथ ही श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। माननीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती संपित्या उइके जी का स्वागत करें। माननीय श्री गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का स्वागत करें। मंचासीन सम्माननीय माननीय मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ मंच पर पधारे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे समस्त सम्माननीय मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय पर्यटन मंत्री से, कि वे हम सभी को स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जो उपलब्ध है। बोलिए भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय श्री कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, आदरणीय श्री इंदल कंसाना जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आदरणीय लखन पटेल जी, श्रीमती राधा सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती संपतिया उइके जी, श्री गौतम टेटवाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का मैं संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की सौगात मिल रही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग
सब लोग तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इससे प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। पहली बार 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हवाई सफ़र बेहद सुरक्षित होगा। हमारी सरकार में प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं शहर गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ चुके हैं, लेकिन विशाल क्षेत्रफल होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता है। यह समस्या अब दूर होगी, क्योंकि किफ़ायती दरों पर पर्यटक, श्रद्धालु और आम नागरिक एक शहर से दूसरे शहर बेहद कम समय में पहुंच सकेंगे। हवाई सेवा के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन के नक्शे से जुड़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होगा। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हवाई सेवा के जुड़ने से शहरों का विकास होगा और व्यापार बढ़ेगा। हवाई सेवा अनुबंध के अनुसार ऑपरेटर को प्रति माह अधिकतम 150 घंटे उड़ान का संचालन करना है, जिसमें सप्ताह में न्यूनतम 4 दिनों तक ये संचालन करना अनिवार्य है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्रों तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुगम होगी। इस सेवा के माध्यम से श्रद्धालु, विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग, प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन एवं ओमकारेश्वर तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर आसानी से पहुंच पाएंगे। योजना के अंतर्गत एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर एवं 2 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर, एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भोपाल में तथा एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इंदौर तथा उज्जैन में उपलब्ध रहेंगे। इसकी बुकिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म पोर्टल एवं मेक माई ट्रिप, अगोड़ा इत्यादि से भी की जा सकेगी। मैं पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हो गया है। कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हैं, कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। यहां पर हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। तो संबोधन कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत की गई है। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की इस हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र, पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो
अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है, और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रभाव में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुँचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। आज तो मैं चूंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी इलिया राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। सर, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी ने आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित किया। हम आभारी हैं सभी मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पढ़ना भूल गया था, माफ़ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पुकार रहा हूँ। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेटवाल जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं। और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी आपका भी स्वागत है।
और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद जी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में। और तुलसी भी आप भी चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है।